अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू काज़मी और हमारे साथ जी डॉक्टर प्रोफेसर मुक़्तदिर खान साहब हैं। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच आरजू, और आपके सुनने वालों को मेरा सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वनक्कम, एवरीथिंग, हेलो। थैंक यू सो मच साहब। मुझे पता है आपका बड़ा बिजी शेड्यूल होता है, लेकिन आपने उसमें से टाइम निकाला। आई एम सो थैंकफुल। असल में बात हम करेंगे सर ट्रम्प की ही, और ट्रम्प ने जो है वो डोनाल्ड ट्रम्प की बात हुई है, मोदी जी से कहा जा रहा है कि दिवाली की मुबारकबाद भी दी है, और साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया कि पाकिस्तान से अब वॉर नहीं करना। और एक बार फिर रशिया से ऑयल लेने के ऊपर भी बात की है। और अभी जो एक समिट मलेशिया में समिट होने वाला है, उसमें मोदी जी नहीं जा रहे हैं, और कहा यह जा रहा है कि शायद वो ट्रम्प से मिलना नहीं चाहते, इस वजह से वो ऑनलाइन ज्वाइन करेंगे। आपको लगता है कि कुछ इस किस्म की टेंशन चल रही है अभी भी भारत और डोनाल्ड ट्रम्प के बीच में? तो दिवाली की सेलिब्रेशंस की डोनाल्ड ट्रंप ने, आपने देखा होगा, हम्म, उन्होंने हम्म, दिया जलाया वगैरह। तो पहले टर्म से ही हैज स्टार्टेड सेलिब्रेटिंग दिवाली, हम्म, और काफी लोग वहां आए थे दिवाली में, इंक्लूडिंग निकी हेली भी थी वहां पर। ऑफ कोर्स एडमिनिस्ट्रेशन के जितने भी इंडियन अमेरिकन थे वो लोग थे। हमारा एक हैदराबाद के दोस्त भी थे वहां पर, जिसका वो नाम भी लिए, शांतनु, हम्म, जो अडोबी के सीईओ है। बट उस बातचीत में उन्होंने कहा कि मैंने मोदी से बात की और मैंने मोदी को दिवाली की शुभकामनाएं भी दी हैं, और फिर ये भी कहा नो मोर वॉर्स विद पाकिस्तान। देखिए, इससे पहले उन्होंने, ये मेरे ख्याल से 55 या 60 टाइम्स हो चुका है कि उन्होंने कहा कि मैंने सीज फायर करवा दिया, और 7 जेट्स, अब एक नई चीज शुरू कर दी कि 7 जेट्स गिरे हैं, ये भी कहना शुरू कर दिया। आई थिंक दैट इज लाइक अ वार्निंग। मुझे लगता है कि वो किसी ना किसी दिन ये कह देंगे कि पाकिस्तान ने इंडिया के साथ जेट्स गिराए। सो दैट इज प्रोबेबली द नेक्स्ट स्टेप इन एस्केलेशन। लेकिन ये बात बड़ी इंटरेस्टिंग थी कि उन्होंने कहा नो मोर वॉर्स विद पाकिस्तान। मतलब दिस वाज, मतलब हंसते हंसते कहा, लेकिन इट इज वेरी क्लियर साउंड्स के भाई इट्स टाइम फॉर यू टू शट डाउन ऑपरेशन। जो इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर को, इंडिया की पोजीशन है कि हमने पॉज किया है, वो खत्म नहीं हम्म, हुआ, अभी भी हम्म, चल रहा है। तो ये ऑपरेशन जो है इसको बंद करें, मतलब दैट्स व्हाट आई थिंक इज द मैसेज। और जो मोदी का जो जवाब आया, मतलब इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग के थैंक यू वेरी मच, आपने हमारे लिए दिवाली की शुभकामनाएं दी हैं, बट एंड वी अग्रीड दैट वी शुड कंडेम टेररिज्म इन ऑल इट्स फॉर्म्स। ये था हम्म, मोदी का जो ट्वीट था। तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि क्या 100% आजकल इंडिया की फॉरेन मिनिस्ट्री डोमेस्टिक पॉलिटिक्स पे फोकस्ड है? क्योंकि अगर आप ये बात कह रहे हैं किसी भी डिप्लोमेट को दुनिया में कि वी कंडेम टेररिज्म इन ऑल इट्स फॉर्म्स, यानी हर फॉर्म में, हम्म, हाँ, बर्फ हो या पानी हो या हम्म। स्टीम हो, वी कंडेम इट इन ऑल इट्स फॉर्म्स, यही कह रहे हैं। तो फिर आप तालिबान को इतना रेड कारपेट देने की क्या जरूरत? तालिबान की सरकार को, गवर्नमेंट को इसलिए रिकग्नाइज नहीं कर रहा है कि इट इज स्टिल लिस्टेड एज एज एन ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज सपोर्टेड अल-कायदा, आईसिस भी वहाँ पर है। और तालिबान के आने से एक हफ्ते, इनफैक्ट जो मुत्तकी हैं वो मॉस्को से सीधा इंडिया आए। मॉस्को में जो मीटिंग हुई थी, मॉस्को फॉर्मेट करके है, जिसमें बेसिकली एससीओ के मेंबर्स हैं तकरीबन सब, और वो दे आर ऑल जस्ट कंसर्न अबाउट टेररिज्म कमिंग फ्रॉम अफगानिस्तान। और मुत्तकी को इंडिया आने के लिए यूएन की स्पेशल परमिशन लेना पड़ा था, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की, क्योंकि ही इज आल्सो लिस्टेड एज ए पर्सन हु इज एसोसिएटेड विद टेररिज्म। ये नहीं कि खाली तालिबान, मुत्तकी पर्सनली तो वो कहीं इस तरह आसानी से नहीं जा सकते अनलेस ही गेट्स परमिशन टू ट्रैवल। तो इंडिया के ये देयर इज अ फंडामेंटल इनकंसिस्टेंसी कि आप कह रहे हैं वी कंडेम टेररिज्म इन ऑल इट्स फॉर्म्स, लेकिन आप तालिबान के साथ रिश्ते बढ़ा रहे हैं। तो मुझे वो बड़ा अजीब लगा कि द मिनिस्ट्री, क्योंकि आजकल इंडिया में प्रेस सख्त किस्म के सवाल लेती नहीं है, और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने शायद पिछले 10-15 साल में, वो जब से उनका 2001 या 2 में जो बीबीसी के साथ जो इंटरव्यूज खराब होने लगे थे, राजीव सरदेसाई के साथ भी एक बहुत ही टफ था, करण थापर के साथ भी काफी टफ,
तो उसके बाद से वो बेसिकली ही रियलाइज कि आई कांट हैंडल प्रेस क्वेश्चंस, और वो खत्म कर दिए हैं हैविंग मीडिया क्वेश्चन। तो कोई सवाल पूछने वाला भी नहीं है, और मीडिया भी इंडिया की इतनी बेकार हो गई है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जो अल्टरनेटिव मीडिया है, उनको तो चांस ही नहीं मिलता। तो ये सवाल पूछे ही नहीं जा रहे हैं कंसिस्टेंसी। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जो बार बार ये कह रहे हैं, और ये जो कोलालमपुर जो नहीं जा रहे हैं, इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट। देखिए, ओबामा के ज़माने में अमेरिका की जो ग्रैंड स्ट्रैटेजी थी वो शिफ्ट हो गई थी फ्रॉम फोकसिंग ऑन द अटलांटिक, नेटो, यूरोप से जाके वो पिवट टू एशिया ओबामा के ज़माने में। तो फिर पिवट टू एशिया हुआ, क्योंकि एशिया बाय दैट टाइम ऑलरेडी वो 30% ऑफ द ग्लोबल जीडीपी एशिया से आना शुरू हो गया था, राइट? तो अगर आप आज देखें तो जो टॉप के जो 5 इकोनॉमीज़ हैं, उसमें से 3 तो एशियन ही है ना, इंडिया, चाइना और जापान है। अगर 10 में चले जाएँ तो उसमें इंडोनेशिया भी आ जाती है, और साउथ कोरिया भी आ जाती है, ताइवान। सो द एक्साइटिंग इकोनॉमिकली जो एक्साइटिंग रीजन है, और तकरीबन 40% से ज़्यादा जीडीपी है, वो एशिया है। तो वो पिवट टू एशिया मेड अ लॉट ऑफ सेंस ओबामा। फिर उसको लेकर डोनाल्ड ट्रंप जब आए तो उन्होंने पिवट टू एशिया को इंडो पैसिफिक कर दिया स्ट्रैटेजी। तो इस वजह से एशिया इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, कि सारी दुनिया वेस्ट से एशिया की तरफ मूव हो रही है। आपको याद होगा चंद महीने पहले मैक्रोन भी एक बड़ा दौरा किए थे चाइना का वगैरह, उनके भी पिवट टू एशिया हो रही है। तो अब ये जो आसियान की समिट हो रही है अगले हफ्ते या इसी हफ्ते के एंड में, तो वहाँ पर अब बैक टू बैक 3 समिट्स होने वाले हैं। एक आसियान की समिट है जिसके 10 मुल्क मेंबर्स हैं। आसियान की समिट खत्म होते ही ईस्ट एशिया समिट होती है, वहीं पर होगी कोलालमपुर में। तो पहले आसियान 2 दिन में वो 10 जो मुल्क है आसियान की, म्यांमार से लेके इंडोनेशिया तक, वो होंगे वहाँ पर। जो बड़े मुल्क है जापान, साउथ कोरिया नहीं है आसियान में। फिर उसके बाद जो ईस्ट एशिया समिट है उसमें रशिया भी है, उसमें चाइना भी है, इंडिया भी है, अमेरिका भी है, और जापान भी है। तो ये सारे पावर्स विल बी देयर फॉर ईस्ट एशिया समिट। तो कोलालमपुर नहीं जाना नरेंद्र मोदी का, ही इज मिसिंग 2 बिग समिट्स। फिर उसके बाद एपेक, जो एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन का है, वो साउथ कोरिया में होने वाला है, जहां पे मोस्ट प्रोबेबली शी जिनपिंग की मुलाकात होगी विद डोनाल्ड ट्रंप। शी जिनपिंग आजकल अपने ट्रैवल्स बहुत कम कर दिए हैं। आपने देखा होगा कि वो ब्राज़ील में जो क्वाड समिट हुई उसमें भी नहीं गए थे। ही सेंडिंग हिज नंबर 2 एवरीवेयर। यूएन में भी वही आए थे। जब डोनाल्ड ट्रंप की इनॉग्रेशन का शी जिनपिंग को इनविटेशन आया तो ही सेंट द नंबर 2, जो प्रीमियर कहते हैं, उसको भेजा था। तो वहाँ पे चाइना भी होगा। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी का नहीं जाना इज़ नॉट द सेम थिंग। देखिए, जिस तरह से खुल के मोदी बात कर सकते हैं लीडर्स के साथ, डॉक्टर जयशंकर कैन नॉट हॉबनॉब विद अनवर इब्राहिम, है ना, वो उनको अपने लेवल पे ही रहना पड़ता है, यू कांट इवन टॉक। देखिए, अगर आप इवन इफ यू आर स्टैंडिंग, अगर सोचिए आप डॉक्टर जयशंकर खड़े हुए हैं, अनवर इब्राहिम खड़े हुए हैं, और वहाँ पे ट्रंप खड़े हुए हैं, क्या ये बीच में कुछ बोल सकते हैं? नहीं ना, बट मोदी कैन। So, so it is not serving India's interest for him not going. I think मोदी डरे हुए हैं कि डोनाल्ड ट्रंप उनको ऐसा खरीद लेगा गले में हाथ डाल के, यू हैवंट थैंक्ड मी फॉर स्टॉपिंग द सीज़फायर, ये कहेगा तो मोदी क्या कहेंगे? यही उनकी परेशानी यही है कि वो मुझे पकड़ लेंगे कैमरा के सामने और मुझे कहेंगे तुमने अभी तक मुझे क्यों थैंक नहीं किया, और नॉमिनेट भी नहीं किया ना इंडिया ने नोबेल प्राइज के लिए डोनाल्ड ट्रंप को। सो वो अगर पूछ लें तो फिर ये क्या जवाब देंगे उसके मुंह पे, और फिर वो क्योंकि जवाब वो तो सर कुछ भी बोल देते हैं ना सर, ट्रम्प तो आजकल हम तो कुछ कोई भी बात बोल नहीं। देंगे यार उसको, लाइक ही माइट से यू आर गेटिंग सेनाइल, तुम बूढ़े होते जा रहे हो, भूल गए तुम, मैंने तुमको बचा लिया, तुम्हारी जंग बच गई, कितने लोग मारे जाते थे, ऑलरेडी 7 प्लेन गिर गए थे। इस तरह की वो कुछ बात करी तो इंडिया में तो मीडिया वो लेके भागेगी भी, राइट? मोदी के लिए तो करोड़ों का वो मीडिया का नुकसान हो जाएगा। So I think he's basically avoiding Trump because he does not know how to respond to this issue. देखिए, स्टारमर और मैक्रॉन के साथ उन्होंने जो शार्म el शेख में किया है, यू कैन सी लाइक बेचारा की इज्जत ही फालूदा में मिल गई, कहते हैं ना, तो वो हाल हो गया था मैक्रॉन का। और बट समटाइम्स दे गेट बैक टू हिम, यू हैव टू बी वेरी सटल, वेरी शार्प और वेरी ह्यूमरस, जो अंग्रेजी में नहीं है। अब वो हिंदी में क्या जवाब देंगे वहाँ
खड़े, मतलब कितना भी अगर उनको शेयर अच्छा आ भी गया कोई यार, तो ही इज नॉट एबल टू बी इफेक्टिव इन इंग्लिश मोदी। तो सो आई थिंक ही इज बेसिकली अवॉइडिंग दैट जब तक के ट्रेड डील। और वो कोलालमपुर नहीं जाना इज आई थिंक ए वेरी बैड थिंग, बिकॉज अभी यहाँ पे वॉशिंगटन में लोग कह रहे हैं कि तकरीबन डील हो गई है, ट्रेड की, बायलैटरल ट्रेड की डील हो गई है, और शायद कोलालमपुर में, मतलब मोदी के अनाउंस करने से पहले कि वो कोलालमपुर नहीं जा रहे हैं, यहाँ पे खबरें आ रही थी कि कोलालमपुर में अनाउंस हो जाएगा जब ये दोनों मिलेंगे कि बायलैटरल ट्रेड फाइनली एग्री हो गई है। और जो इंडिया डर रही थी कि भाई हम अगर पब्लिकली कह दें कि हम रशिया से तेल लेना बंद कर दिए हैं, तो फिर मोदी की, मतलब वही कहेंगे ना, नरेंद्र सरेंडर वाली बात आ जाएगी कि आप डर गए। लेकिन अब क्या है, इंडिया के लिए थोड़ा फेस सेविंग अपॉर्चुनिटी मिल गई है, क्योंकि रशिया पे नए सैंक्शंस लग गए। तो जिस तरह से ईरान से तेल लेना बंद कर दिया था इंडिया ने, ये कह करके सैंक्शंस लग गए हैं, इंडिया के लिए ना एक फेस सेविंग एग्जिट मिल गया है फ्रॉम द रशियन ऑयल डील, बाय सेइंग कि अब तो बहुत ही ज्यादा सैंक्शंस लग गए हैं। दोनों बड़े, यानी 50% जो ऑयल प्रोड्यूस करते हैं, लक ऑयल और वो रेंसॉफ, जो भी दो कंपनीज हैं रशिया की, उन दोनों पर लग गए हैं। और वन ऑफ देम तो इंडिया में, मैं सुना कि उसके कुछ 6-7 हज़ार गैस स्टेशन भी हैं इंडिया में। सो इंडिया विल प्रोबेबली हैज एन अपॉर्चुनिटी टू से अब नए सैंक्शंस की वजह से वी हैव नो चॉइस बट टू टेक अवे, क्योंकि इंडिया की तरफ से अभी कोई बयान नहीं आया। चाइना ने अलबत्ता बहुत सख्ती से क्रिटिसाइज किया, सेइंग दिस हैज नो बेसिस इन इंटरनेशनल लॉ। हम ना तो यूक्रेन की जंग में उकसाए हैं, ना वी आर पार्ट ऑफ द जंग, फिर हम पर ये सैंक्शंस लगाने की क्या मतलब होते हैं। लेकिन सर, अगर डोनाल्ड ट्रंप को ही हम देखें, और वो आजकल पाकिस्तान की बहुत तारीफ कर रहे हैं, पाकिस्तान के गवर्नमेंट की तारीफ करते हैं, फील्ड मार्शल की तारीफ करते हैं, तो ये कितने दिन चलने वाला है? और क्या ये तमाम तारीफों से आपको लगता है कि इस वक्त जो आर्मी चीफ या फील्ड मार्शल है वो एक्सटेंशन भी ले सकते हैं पाकिस्तान में? या क्योंकि नवंबर की एंड में उनकी रिटायरमेंट आ रही है, लेकिन कहा यही जा रहा है कि हो सकता है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट की तारीफें करने की वजह से उनको एक्सटेंशन भी मिल जाए आसानी से। तो दो चीजें हैं उसकी अलग अलग। तो पहले मैं फील्ड मार्शल की पोजीशन की बात करता हूँ। सी देखिए, बाजवा साहब का जो एक्सटेंशन हुआ था, वो 6 साल तक ही वॉज द सेम पोस्ट, आर्मी चीफ, क्या कहते हैं वो, आर्मी चीफ। हाँ। लेकिन उससे क्या होता है कि जो बंदे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो आर्मी चीफ बनेंगे, वो रिजेंटमेंट पैदा हो जाता है ना, कि प्रमोशन नहीं होता है, तो सारा का सारा क्लॉग हो जाता है वो। तो पूरी लाइन रुक जाती है ना 3 साल तक। और उससे ये भी होता है कि काफी नंबर 2 नंबर 3 विल रिटायर एज नंबर 2 नंबर 3, क्योंकि उनकी भी उम्र हो जाएगी, राइट। तो सो इट क्रिएटेड अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स जब बाजवा को एक्सटेंशन मिला था। लेकिन इन्होंने एक क्लेवर काम ये कर दिया कि इन्होंने फील्ड मार्शल बन गए, तो इन्होंने नंबर 1 के ऊपर एक पोजीशन क्रिएट कर दी जो नहीं थी, राइट। सो समबडी कैन स्टिल बी प्रमोटेड टू आर्मी चीफ। तो मेरे ख्याल से आसिम मुनीर कैन बिकम रिमेन फील्ड मार्शल एंड गिव द आर्मी चीफ की पोजीशन किसी और को, बट स्टे इन चार्ज ऑफ ऑल फोर्सेस का मैं कमांडर हूँ। तो ऐसा कुछ चीज करेंगे, लेकिन छोड़ेंगे तो नहीं। जब आसिम मुनीर, अफवाहें आई थी कि कुछ 74 बिलियन रुपीस हैं बाजवा के पास, इतने अपार्टमेंट्स हैं, पेरिस में भी उनका बहुत बड़ा मकान वगैरह। तो जब आसिम मुनीर बने थे जनरल, मैंने कई शोज किए थे कि भाई डिक्लेयर करो आपके क्या एसेट्स हैं, मैं देखना चाह रहा हूँ कि 3 साल में आप कितने पैसे बनाते हैं। सो if he has hit his targets then he may retire, if he has not then he, क्योंकि आपके पास देखिए इंडिया के आर्मी चीफ वगैरह के पास देयर इज लाइफ, वो जाके थिंक टैंक्स के प्रेसिडेंट्स वाइस प्रेसिडेंट बन जाते हैं, दे गेट पोजीशंस इन कॉर्पोरेट सेक्टर में भी जाके आप बन सकते हैं, बिकॉज ये सारे के सारे अपर मिडिल क्लास होते हैं इनसे। सो फॉर देम इट इज ए गुड अपॉर्चुनिटी। और हेल्थ केयर इतना अच्छा हो गया कि रिटायरमेंट के एज पे पीपल आर रीजनेबली हेल्दी। लेकिन पाकिस्तान के पास वैसे जनरल्स को वैसा अपॉर्चुनिटी नहीं है, वो यूजुअली मुल्क छोड़ देते हैं, दे विल गो टू। बिल्कुल। हाँ। तो आसिम मुनीर, देखिए आप, इंडिया पाकिस्तान में
एक किस्म का क्लास डिस्टिंक्शन है, और उस क्लास डिस्टिंक्शन को आप समझ सकते हैं बाय हाउ वेल दे स्पीक इंग्लिश, राइट। ये मतलब मैं उसको डिस्क्राइब नहीं कर सकता, लेकिन आप तो समझ जाएंगे। जो अच्छी ट्रू। इंग्लिश बोलते हैं, घर में भी इंग्लिश बोलते हैं, आसिम मुनीर उस तबके से नहीं आते, राइट। सो फॉर हिम टू गो एंड लिव इन पेरिस और द यूएस, उनको मजा नहीं आएगा। So maybe he will move to Dubai, but I think he will get an extension, 3 साल का और extension, because he is going to say कि मैं डोनाल्ड ट्रम्प मुझे चाहते हैं, अगर मैं छोड़ के ऐसी बात चले जाऊंगा तो he has no relations with the next commander. In fact, the next commander is so unknown कि मुझे उसका नाम भी नहीं पता, किसी को नहीं पता who is going to be the next army chief. और to be frank, I think it will be in the interest of Pakistan कि आसिम मुनीर stays till Trump retires, क्योंकि अब वो 3 बार मिल चुके हैं, 3 विजिट्स हो चुके हैं उनके, अमेरिका के 2 विजिट्स हो चुके हैं व्हाइट हाउस के, और अब आसिम मुनीर को वो जानते हैं। एंड ही लोग भूल, एक और बात कह जाता हूँ, पीपल आर नॉट अंडर रिमेम्बरिंग कि जो सबसे ज्यादा रीजन व्हाई ट्रम्प इज हैप्पी विद पाकिस्तान इज कि आपने वो काबुल एयरपोर्ट वाले टेररिस्ट बॉम्बर को पकड़ के इनके हवाले कर दिया था, वे बैक इन जनवरी फरवरी की बात कर रहा हूँ, राइट। तो जब उन्होंने जो जॉइंट सेशन किया था डोनाल्ड ट्रम्प ने फरवरी में, दोनों हाउसेस के, वहीं पे पाकिस्तान की वो तारीफ शुरू कर दिए थे, और किसी की नहीं, और फॉरेन एड सारे मुल्कों को रुक गई थी सिवाय पाकिस्तान के और शायद इजराइल के। सो फ्रॉम देयर एक गुड इंप्रेशन बैठा हुआ है ट्रम्प के दिमाग में कि दिस इज अ गुड मैन, ही वर्क्स फॉर अस। वो आप लूज कर देंगे अगर दे फोर्स हिम टू रिटायर। लेकिन सर, ये आपको नहीं लगता कि इस तरह की जो एक्सटेंशंस होती हैं उससे कहीं ना कहीं जो है वो कंट्री को कुछ डैमेजेस होते हैं, इसलिए कि जाहिर है कि एक कुछ लोग होते हैं जो इंतजार में होते हैं कि भाई उनकी प्रमोशन होगी, उनकी बारी आएगी। अगर इसका आप क्या मतलब लिया जाए कि जो बाद में आने वाले लोग हैं वो इस काबिल नहीं है, उनमें वो क्वालिफिकेशन नहीं है, या वो इस काबिल नहीं है कि वो सारी चीजों को मैनेज कर सकें, और जो बैठे हैं बस इन्हीं को सब आता है। देखिए, जयशंकर के जो फादर थे ना, ही इज कंसिडर्ड एज अ फादर ऑफ इंडियाज नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी। बहुत मशहूर आदमी थे, डिफेंस के सेक्रेटरी भी थे, लेकिन उनकी गांधी फैमिली से जमती नहीं थी। तो जैसा राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर बने, मुझे उनको निकाल दिया और उनके नीचे वालों को ऊपर। सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स लीड टू पर्सनल एनिमोसिटीज। तो जयशंकर, ये किस्सा मैंने जयशंकर से सुना, दैट मी एंड ही वाज सेइंग के भाई ये बातचीत हमारे टेबल पे रोज होती थी कि हमको गांधी फैमिली ने हमारे फादर के साथ ये किया है, राइट। तो उस तरह से आसिम मुनीर माइट मेक सम एनिमीज इन द सीनियर मिलिट्री, लेकिन द फैक्ट कि ही नाउ हैज अ रिलेशनशिप विद ट्रम्प, और मुझे लगता है कि इट इज स्ट्रॉन्गर देन शहबाज शरीफ। शहबाज शरीफ की इतनी रिलेशनशिप नहीं है जितना ट्रम्प की इनके साथ है। दैट विल बी समथिंग विच इज एन एसेट, इसमें कोई बात, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉरेन पॉलिसी एसेट आपके लिए, डिप्लोमेटिकली एसेट है, जिसकी वजह से आपको इम्पोर्टेंट टेबल्स पे जगह मिल रही। शहबाज शरीफ को शार्म शेख जाने का इसलिए मौका मिला कि दैट पाकिस्तान हैज नाउ इन द इनर सर्कल में आ गया ना आप। तो आसिम मुनीर को रिटायर करना, आई कांट बिलीव कि मैं रेकमेंड कर रहा हूँ टू कीप हिम इन पावर, बट आई थिंक इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान टू कीप हिम इन चार्ज टिल ट्रम्प इज देयर। और अगर ट्रम्प रिटायर हो जाते हैं, ट्रम्प फिनिश हो जाते हैं 3 साल के बाद, देन ही कैन रिटायर आसिम मुनीर। बट जो नया बंदा आएगा, आई कैन टेल यू कि वो अटेंशन नहीं मिलेगा उनको रिटायर। दूसरी चीज़ ये है कि ये एक और चीज़ ये भी कर सकते हैं कि जैसा हुसैन हक्कानी का नाम सुने हैं आपने? हुसैन हक्कानी साहब जो, हुसैन हक्कानी, बिल्कुल सर, हुसैन हक्कानी मेरे शो में भी आ चुके हैं। तो हुसैन हक्कानी साहब एम्बेसडर थे पाकिस्तान के, एंड ही बिकेम एन इम्पोर्टेंट फिगर इन वाशिंगटन, ना थिंक टैंक्स वगैरह। तो अगर आसिम मुनीर ऐसी चीज कर सकते हैं कि रिटायर होके वाशिंगटन में कोई थिंक टैंक के पास आ जाएं एज ए फेलो, या हार्वर्ड यूनिवर्सिटी चले जाएं पढ़ाने के लिए, and then he has a presence in the US, but it will not have the same impact. So I think most probably he's going to stay, और पाकिस्तान का कुछ ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, आर्मी का थोड़ा प्रॉब्लम होगा। और जैसा मैंने कहा कि इनकी
पोजीशन फील्ड मार्शल की रखकर किसी को बना दे आर्मी चीफ, जिनको बनाना है, so that's the way he can deal with it. But I think they should keep him if they want to benefit from Trump. लेकिन सर अगर लास्ट में हम बात करें अफगानिस्तान की, आपने देखा कि जिस तरीके से अटैक्स चले, फिर उसके बाद सीज फायर किया गया, फिर उसके बाद फिर कहा गया कि फिर बातचीत होगी। हमारी साइड से बहुत ही स्ट्रिक्ट किस्म के, बहुत ही सख्त किस्म की स्टेटमेंट्स भी गई, नमक हराम है, एहसान फरामोश है, अफगानिस्तान के लोगों को क्या कुछ कहा गया, अभी तक निकाला भी जा रहा है, धड़ाधड़ पकड़ पकड़ के निकाल रहे हैं। तो आपको लगता है ये अमन हो पाएगा, ये दोनों कंट्रीज में, खासतौर पे तालिबान की गवर्नमेंट के साथ जो है, ये चल पाएंगे पाकिस्तान की गवर्नमेंट? अंग्रेजी में एक फ्रेज है, टाइगर बाय द टेल। अगर आपने टाइगर को दुम से पकड़ लिया है तो आप यू कांट, पकड़ के भी नहीं रह सकते, छोड़ भी नहीं सकते। तो वैसा सिचुएशन है पाकिस्तान के लिए, दे आर स्टक विद इट, राइट। आपका प्रॉब्लम ये है कि देयर आर सम एंड्योरिंग इश्यूज, यानी फॉर एग्जांपल जो आपकी बॉर्डर है डुरैंड लाइन, वो पाकिस्तान रिकॉग्नाइज करता है, अफगानिस्तान ने उसे कभी कबूल नहीं किया। तो एक वो लॉन्ग स्टैंडिंग प्रॉब्लम है, जो अगर सिर्फ औरतों की हुकूमत भी आ जाए अफगानिस्तान में लिबरल औरतों की, तो भी वो प्रॉब्लम है ना, दैट नीड्स टू बी रिजॉल्व। जो बॉर्डर इशू अंग्रेजों ने बना के गया है, दे हैव टू रिजॉल्व दैट इशू। तो कभी कभी आपके साथ वो जो तालिबान के साथ जो पहले 2-3 साल पहले जो हुए हैं पंगे, इट वाज बिकॉज ऑफ द डुरैंड लाइन के। अब ये जो चक्कर है कि प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान के लिए जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान TTP है, जिसको आजकल आप लोग क्या कह रहे हैं, उनको फितनॉल हिंदुस्तान, फितनॉल ख्वारिज, पता नहीं क्या क्या नाम रखे हैं, फितनाल ख्वारिज, फितनाल हिंदुस्तान, फितनॉल हिंदुस्तान भी करा हुआ है सर, वो बलूचिस्तान वाले हैं, BLA। तो ये जो TTP है, अगर इन मतलब लाइक व्हाट इज द सोल्यूशन? या तो अफगानिस्तान ने कहा कि भाई आप आपके फौजी अंदर भेजें और लाख जितने हैं सबको मार डालें, विच आई एम नॉट श्योर कि एनी कंट्री विल एक्सेप्ट कि आप दूसरी फौज को दावत दे रहे हैं कि आइए TTP को मार दें। बिकॉज उसमें प्रॉब्लम ये होता है कि काउंटर इंसर्जेंसी के ऑपरेशंस में आप, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि आप सिविलियंस को मारेंगे ही। सोचिए, आप अगर एक टेररिस्ट के घर पे बम फेंक रहे हैं, उसकी बीवी बच्चे तो मरेंगे मिनिमम। सो यू विल एंड अप किलिंग लॉट ऑफ सिविलियंस, जिसके वजह से पब्लिक में बहुत गुस्सा वगैरह आएगा। एंड तालिबान कांट हैव द पब्लिक इन खासतौर से पख्तूनख्वा जो इलाका है, उस इलाके के लोग उनके खिलाफ। दूसरी चीज़ ये है कि अगर तालिबान ये करता है, गोज आफ्टर TTP, तो तालिबान को डर है कि कहीं ये सारे के सारे मिलके टेररिस्ट ग्रुप्स तालिबान के खिलाफ ना हो जाए, विच इज TTP, ISIS, अलकायदा, और भी है ना वो ईस्ट तुर्कमेनिस्तान के टेररिस्ट, ये सारे के सारे मिलके फिर एक किस्म से सिविल वॉर शुरू हो जाएगी अफगानिस्तान के अंदर। So Afghanistan is saying कि instead of making TTP my problem, let them remain Pakistan's problem. But Pakistan is not handling it with मतलब सर्जरी की तरह हथौड़े से इस्तेमाल कर रहे लोग, and that is the problem. They have to find a way to deal with TTP. और इसमें इमरान खान का भी कसूर है, इन्होंने छोड़ दिया था ये सालों को, कितने ही बंदे बैठे थे 2000 के करीब जेल में थे, उनको इन्होंने छोड़ा, और दे आर द वन। सो आई डोंट नो हाउ दे कैन सॉल्व इट। दूसरी चीज ये है कि आपका जब इस तरह की इंसर्जेंसी होती है, वन वे टू डील विद इट इज टू डेवलप द एरिया। तो देखिए, अमित शाह ने कश्मीर में जाकर कहा, कई प्रॉमिसेस किए कि मैं 16,000 करोड़ इन्वेस्ट करूंगा, नए नए टनल्स बने, नए रोड्स बने, श्रीनगर के लिए एक्सेस बढ़ गया है। तो ये जो पहलगाम का जो हादसा हुआ था, जो हॉरिबल टेररिस्ट अटैक, उससे पहले टूरिज्म वाज एट इट्स पीक इन कश्मीर, और टूरिज्म बढ़ने से कश्मीरियों का ऑब्वियसली इकोनॉमिक कंडीशन बेहतर हो गई थी। तो सडनली एवरीबडी इज सेइंग अरे यार फिर क्यों शुरू कर रहे हैं ये मसला, मतलब सो बट आपका इन्वेस्टमेंट्स इन डेवलपमेंट इन खैबर पख्तूनख्वा उस लेवल पे नहीं हो रहा है जिस लेवल पे उनको करना चाहिए। सो व्हाट दे हैव टू डू इज टू टेक आउट द पब्लिक सपोर्ट फॉर TPP जो है,
तो वो नहीं हो रहा है। सो दे नीड टू डू बोथ, दे नीड टू इन्वेस्ट इन डेवलपमेंट इन खैबर पख्तूनख्वा, खासतौर से कोई ऐसी चीज़ें करें जिससे मतलब कोई नई यूनिवर्सिटी खोलें या कोई नए हाईवेज बनाएं, कुछ इन्वेस्टमेंट जिससे लोगों को फायदा हो, पर्सनली फायदा फील करे कि भाई अरे कल तक मैं 20,000 हुँ, रुपए बनाता था, अब मैं 25,000 रुपए बना रहा हूँ थैंक्स हुँ, टू पाकिस्तान गवर्नमेंट, राइट? हुँ, तो ऐसी सूरत में देन द पीपल विल से यार ये कहाँ बंदो ये भगाओ इनको, ओके वो खुद ही दे विल नॉट ओनली स्टार्ट पुशिंग देम अवे, सपोर्ट उनका जो ग्राउंड पे है वो हुँ, निकल जाएगा। और आई डोंट सी दैट काइंड ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजी। यहाँ पे एक जनरल पेट्रियास बोल के थे जो सीआईए के डायरेक्टर भी थे बाद में। तो जनरल पेट्रियास ने एक किताब लिखी थी, कॉइन कहते हैं उसको, काउंटर इंसर्जेंसी स्ट्रैटेजी, जिसमें हुँ। उन्होंने काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स किए फल्लूजा में वगैरह इराक में, एंड ही सेज के अगर आप लोगों की फिजिकल मटेरियल कंडीशंस इंप्रूव करें तो वो ऑटोमेटिकली इंसर्जेंसी के लिए सपोर्ट कम हो जाती है, और वो नज़र नहीं आ रही हमको। बिल्कुल ऐसे ही सर, लेकिन यहाँ पर इस वक्त तो यही लग रहा है कि दोनों बॉर्डर्स से तो यानी हिंदुस्तान की तरफ से भी और अफगानिस्तान की तरफ से भी काफी टेंशन है, और यहाँ पे बार बार यही बताया जाता है कि जी इस वक्त हम काफी मुश्किल में हैं और दोनों बॉर्डर्स जो है वो एक्टिव हो सकते हैं कभी भी। लेकिन देखते हैं कि ये आगे किस तरह बढ़ते, इसलिए कि ये अफोर्ड नहीं कर सकते इस वक्त पाकिस्तान के अंदर लोगों की जो हालत है, जिस तरीके से 50% से ज्यादा लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे चले गए और कई दूसरी प्रॉब्लम्स है, उसको देखते हुए मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान को इसको किसी भी तरह की जंग में या लड़ाई में, अटैक्स में, किसी भी चीज में पड़ना चाहिए। देखिए बहुत शुक्रिया सर। जी जी। पाकिस्तान के लिए एक और बात मैं कह रहा हूँ तो कि हाँ पाकिस्तान का जो डिप्लोमेटिक स्टैचर सडनली बढ़ा है मिडल ईस्ट में, सऊदी अरेबिया के साथ आपका डिफेंस पैक्ट वगैरह, ये सारी जो आप अचीवमेंट्स हैं वो उन सब पे पानी फिर जाएगा अगर पाकिस्तान बिकम्स डोमेस्टिकली इनस्टेबल। तो एमबीएस कहेंगे यार ये अपने प्रॉब्लम्स नहीं सॉल्व कर सक रहे हैं, मेरे क्या सॉल्व करेंगे। तो सर अभी भी तो एमबीएस नहीं आ रहे, अफगानिस्तान के लिए भी उन्होंने कुछ नहीं कहा और भारत के लिए तो खैर वो कभी भी नहीं आएंगे, तो हमें तो इस मुझे तो इस नहीं, डिफेंस इन पैक्ट का टर्म्स बिल्कुल समझ नहीं आ ऑफ जो डिफेंस पैक्ट है और जिसकी वजह से आई थिंक फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगी पाकिस्तान को। आपने देखा होगा कुछ $3 बिलियन अनाउंस कर दिए, कुवैत ने रहा। वीज़ास इशू किए 19 साल के बाद, राइट? तो ये जो बेनिफिट्स आ रहे हैं दे विल सडनली से कि अरे पाकिस्तान इज नॉट एबल टू मैनेज इट्स ओन अफेयर्स, हाउ कैन इट हेल्प हाँ, अस विद आवर सिक्योरिटी? अच्छा। ये सवाल उठ जाएगा ना। जी। डेफिनेटली सर, इनको इस पे कंट्रोल करना पड़ेगा। वैसे टीएलपी को इन्होंने आज कह दिया कि टेरर ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे ये डिक्लेयर करने जा रहे हैं। पंजाब गवर्नमेंट ने भी जो है वो फेडरल गवर्नमेंट से कहा है और फेडरल गवर्नमेंट ने कहा है कि वो बैन लगा देगी। हालांकि ये वही लोग हैं जो लोगों को जिंदा जलाते रहे, तब इन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन अब क्योंकि इनके अपने सर पे पड़ गए आकर, जो कि हर बार यही होता है कि ये जो भी लोगों को बनाते हैं ये उन्हीं के सर पड़ जाते हैं, तो इसलिए शायद ऐसा कुछ हो रहा है। बहुत शुक्रिया कि आपने थैंक ज्वाइन। थैंक यू सर, थैंक यू।